आज हम पढ़ रहे हैं अफलातून को और समझने की कोशिश करेंगे व्हाट ही रोट एंड व्हाट ही सेड। और मेरा ख्याल है आप ये बात जानते ही होंगे कि सोक्रेटिस वाज द उस्ताद ऑफ अफलातून, दैट इज़ प्लेटो। प्लेटो का जो अपना इन्फ्लुएंस है वो इतना मैसिव है कि उसको किसी सूरत भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पे क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो उसका इन्फ्लुएंस हुआ थ्रू व्हाट वी कॉल न्यू प्लेटनिज्म, वो एब्सोल्युटली ह्यूज है। टाइमियस जो उसकी किताब थी उसके हवाले से और प्लेटो की ओवरऑल जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट किस तरह से दुनिया बनी और ये दुनिया क्या है और क्या नहीं है, आप ये कह सकते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, बल्कि कंट्रोवर्शियल बात है मगर चले मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ कि क्रिश्चियनिटी इज़ द पॉपुलर फॉर्म ऑफ प्लेटो। So it's Plato popularized. So or Plato for the masses is basically Christianity. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लेटो का क्योंकि रिलीजन पे भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस कुछ लोग कहते हैं है, या सिमिलैरिटीज़ हैं कम से कम, और फ़लसफ़े पे तो इन्फ्लुएंस है ही, बिकॉज विदाउट प्लेटो वी वुड नॉट हैव नोन एनीथिंग अबाउट सोक्रेटिस। तारीख़ में सोक्रेटिस का नाम जो है अगर किसी ने रकम किया तो वो प्लेटो ने किया। उसकी वजह ये है कि सोक्रेटिस ये कहता था कि मैंने तो कोई किताब कुतुब नहीं लिखनी, क्योंकि जब कोई किताब लिखता है तो उससे उसका रिज़ल्ट ये होता है कि राइटिंग से इंसान की मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। अब आप ये बहाना इस्तेमाल करके नो डाउट ये कहेंगे कि सर इसीलिए तो मैं नोट्स नहीं लेती क्योंकि राइटिंग से मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, मगर सुकरात इस पर नेसेसरली करेक्ट नहीं था। बहरहाल ही डेवलप्ड ऑल हिज आइडियाज़ इन कॉन्वर्सेशंस, in discussions and in debate especially. And that is why were it not for Plato and his work and his students in turn, we might have lost everything that there was to learn from Socrates. But Socrates और ख़ास तौर पे उसका trial और उसकी execution marks the date 399 BCE that really is the beginning of Western philosophy as such. So through Plato, Socrates का बहुत बड़ा influence है and he is considered the father of Western philosophy। और अगर आपको फादर की टर्म ज़्यादा पेट्रियार्कल लगती है तो आप कह सकते हैं द फाउंडर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सुकरात का और अफलातून का असर ना सिर्फ क्रिश्चियनिटी पे हुआ बल्कि अरब वर्ल्ड और पर्शियन वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड और इस्लामिक फिलॉसफी पे भी मैसिव इन्फ्लुएंस है। वो इस तरह से कि इनफैक्ट फॉर क्वाइट अ वाइल बीच में जो अरिस्टोटल के वर्क्स थे, प्लेटो के वर्क्स थे, आइडियाज़ थे, उनको एक सर्टन पीरियड ऑफ हिस्ट्री के अंदर क्रिश्चियनिटी ने एक तरह से इरेलेवेंट डिक्लेयर कर दिया था, उसको पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया था। और इस पीरियड के अंदर अगर किसी सिविलाइजेशन को दिलचस्पी थी इन द वर्क्स ऑफ प्लेटो एंड स्पेशली इन द वर्क्स ऑफ एरिस्टोटल, तो वो अरब्स को थी, पर्शियंस को थी, मुस्लिम्स को थी। इसलिए उन्होंने न सिर्फ एरिस्टोटल को ट्रांसलेट किया इनटू अरबिक और उस पर कई ट्रैक्ट्स लिखे, इब्न सीना, इब्न रुश्द, अल फराबी, अल किंदी वगैरह, ये सब वो ग्रेट नाम हैं जो कि बेसिकली एरिस्टोटल को अपना उस्ताद मानते थे। इस पीरियड के अंदर ये कहना भी ज़रूरी है कि अक्सर जब सेकेंडरी कमेंट्रीज एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस पर हुआ करती थी तो उनके बहुत सारे आइडियाज़ मिक्स अप करके ही प्रेजेंट कर दिए जाते थे, जैसे सबके आइडियाज़ एक ही हैं, उनको ज़्यादा डिफ्रेंशिएट भी नहीं किया जाता था। इट वॉज ओनली थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ इब्न रुश्द इन कार्डोबा इन स्पेन, इन अ सर्टन सेंस यूरोपियन सिविलाइजेशन began to rediscover the works of Aristotle through इब्न रुश्द, और उसका बहुत ह्यूज इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट हुआ on European imagination after St. Thomas Aquinas and so on. So, Plato, Aristotle, Socrates, huge names in Western philosophy, और मेरा ख्याल है कोई फिलोसोफर नहीं जिस पे इतना लिखा हो जितना कि प्लेटो पे लिखा गया। प्लेटो पे सबसे ज़्यादा लिखा गया, बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इनफैक्ट तकरीबन सारी पॉलिटिकल साइंस जो है और फ़लसफ़ा जो है वो बेसिकली प्लेटो को जवाब देना है, या प्लेटो को सही कहना है या प्लेटो को गलत कहना है। दे आर बेसिकली नथिंग अदर देन footnotes to Plato। मगर इसका ये मतलब नहीं कि सारे लोग वो थे जो प्लेटो को अपना उस्ताद मानते थे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहते थे कि प्लेटो बड़ा गलत आदमी था, बड़ा बुरा आदमी था, जो मतलब कम से कम उसने लिखा उसके बड़े मनफी नताइज हुए। एक उनमें से साहब हैं कार्ल पॉपर, जो कहते थे कि प्लेटो इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टोटलिटेरियन थिंकर्स एंड द एनिमी ऑफ एन ओपन और अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इसमें कोई शक नहीं कि प्लेटो जमहूरियत को अच्छा नहीं समझता था, मगर क्या इससे ये नतीजा अखज़ कर लेना चाहिए कि वो एक फैशिस्ट था, वो एक नाज़ी था, वो टोटलिटेरियन था? आई डोंट नो, jury's out on that perhaps। और भी लोग इसके अंदर शामिल हैं। मिसाल के तौर पे आपने शायद फ्रेडरिक नीचे का नाम सुना हो। नीचे
भी ये कहता था कि सारा मसला ही सोक्रात ने शुरू किया है, इसने बड़ा मामला ख़राब किया है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। फिर इसी तरह अगर आपको लिटरेचर का शौक है तो ऑडली हक्सली की एक किताब है अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, उस पर एक टीवी सीरियल भी बना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी तो कम से कम आपने मैन ऑफ स्टील या सुपरमैन मूवी तो एक आधी देखी होगी। सुपरमैन की जो अपनी दुनिया होती है उसका क्या नाम था? क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन की दुनिया पे जो हुकूमत होती है उसका क्या, या सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ बता सकता है मुझे? कोई बड़ा कोई सुपरमैन का फैन हो तो मैं बता सके कि वहां पे क्या क्रिप्टॉन के ऊपर हुकूमती स्ट्रक्चर था? जब जनरल जॉर्ड आता है वो क्या करने की कोशिश कर रहा होता है, याद है? कभी तवज्जो ही नहीं आपने की होगी, प्रॉबेबली बिकॉज यू वर टू बिजी चेकिंग आउट द बाइसेप्स, तो आपने तवज्जो ही नहीं की होगी कि वो क्या स्ट्रक्चर था। इनफैक्ट अगर आप गौर करें तो जो क्रिप्टॉन की हुकूमत थी उसमें जो लीडर्स थे उनका नाम था गार्डियंस, और क्रिप्टॉन की हुकूमत के अंदर वो लोगों को ब्रीड करते थे इस पर्पस के लिए, या जो लोग पैदा होते थे वो इस मकसद से, वो किसी मकसद से पैदा किए जाते थे कि ये सोल्जर बनेगा, ये लीडर बनेगा, ये वर्कर बनेगा, ये काम करेगा, ये वो काम करेगा। जेनेटिकली उनको इस तरह से पैदा किया जाता था। इनफैक्ट जो सुपरमैन का प्यून होता है वो ये कहता है कि नहीं, हम नेचुरल बर्थ करेंगे, हम ये आर्टिफिशियल बर्थ डीएनए वाला सारा सिलसिला नहीं करेंगे। एंड दैट्स व्हेन ही हैज हिज सन कार्लाइल, एंड देन बाय दैट टाइम उनकी दुनिया तबाह हो रही होती, तो वो कहता है कि चलो फिर किसी और दुनिया चले जाओ, उसको तबाह कर लेना, नहीं मजाक कर, उसको बचा लेना, ठीक है ना? तो इस तरह वो अपने बेटे को जो है स्पेसशिप में डाल के भेज देता है। अगर आप ओरिजिनल 1970s वाली, ओरिजिनल तो नहीं खैर, मगर मेरे बचपन वाली सुपरमैन देखें फिल्म जिसमें मार्लिन ब्रांडो इज प्लेइंग द फादर ऑफ सुपरमैन प्लेड बाय क्रिस्टोफर रीव, तो उसमें ये सारी डिबेट जो है ज्यादा खुल के उन्होंने बयान की हुई है कि क्रिप्टॉन इज डिस्ट्रॉयड by the fact that it's kind of like a Platonian world. It's basically Plato's world. और प्लेटो की जो फिलॉसफी है उसको वो पूरी तरह फॉलो कर रहा है, मगर वो फिर भी अपने आप को तबाह कर लेते हैं। इसीलिए फिर वो सुपरमैन को अर्थ भेजता है, क्योंकि अर्थ इज अ वेरी डिफरेंट प्लेस वेयर ह्यूमैनिटी जो है डिस्पाइट ऑल इट्स फ्लॉज exercises free will and free choice. So ये actual contradiction है, actual फलसफा है behind Superman, बाकी सारा तो खेल तमाशा ही था। और by the way, अगर आप साइंस फिक्शन की अक्सर किताबें उठा के देखें, फिल्में देखें, without naming Plato, दर हकीकत वो प्लेटो को या तो तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं या प्लेटो को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जितनी डिस्टोपियन साइंस फिक्शन फिल्में हैं उसके अंदर ये ही थीम बनाई गई है। ये फेमिलियर थीम होगी आपके लिए। A group of scientists takes over, very philosophers, scientists, they take over the world because पहले दुनिया तबाह हो रही थी, तो they take over the world, और for some reason or other वो फ्री चॉइस को ख़त्म कर देते हैं और वो बड़ी वेल ऑर्डर्ड किस्म की दुनिया बनाते हैं। मगर वो फ्री चॉइस जब ख़त्म करते हैं तो उसके नतीजे में इंसान जो है वो इंसान ही नहीं रहता, और कहीं ना कहीं इंसान जो है उसके ख़िलाफ़ रिवोल्ट करना ज़रूरी समझता है। ये अगर थीम आपने सुनी है तो दिस इज़ वेरी मच द थीम दैट इज़ एड्रेसिंग प्लेटोज कंसर्न्स। सो इस तरह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तकरीबन 90% ऑफ साइंस फिक्शन जो मैंने देखा है, डिस्टोपियन फ्यूचर एंड ग्रेट फ्यूचर मूवीज़ वगैरह, वो जो हैं वो इन प्लेटोनिक थीम्स के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं विदाउट नेसेसरली क्रेडिटिंग प्लेटो। इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है इवन ऑन पॉपुलर सिनेमा। जब भी आप कोई ऐसी थीम देखेंगे जिसके अंदर दुनिया को बचाने के लिए या तो साइंटिस्ट दुनिया को बचा रहे हैं या साइंटिस्ट दुनिया को तबाह कर रहे हैं, तो बस समझ जाएं ये वही प्लेटो वाला मामला डिस्कस हो रहा है। इवन इफ इट्स टर्मिनेटर, उसमें भी बड़े बड़े बाइसेप्स हैं, मगर उसकी भी थीम इससे काफ़ी मिलती जुलती है। बायोग्राफी, प्लेटो वॉज एन अपर क्लास पर्सन, ऑब्वियसली बिलोंग टू एन एथेनियन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। यंग उम्र में, बहुत ही यंग उम्र में, आपकी उम्र में, वो सोक्रेटिस का फ़ैन हो गया और सोक्रेटिस को हर जगह वो लाइक अ पपी डॉग फॉलो करता था और सुनता था कि ये क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उससे बड़ा मुतासिर था। सोशल मीडिया तो होता ही नहीं था, तो इफ़ यू हैड टू फॉलो समवन यू लिटरली हैड टू फॉलो दैम। माइट बी अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर सम ऑफ यू, बट दैट्स द केस इन दोज डेज। और प्लेटो को अगर आप पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि एक तो जमहूरियत को बहुत बुरा भला कहता है जमहूरियत बेकार है, और अपनी किताब में वो लिखता है कि पहले जब जमहूरियत के बाद टिरनी आई तो मैं पहले, वो मेरे ख़ानदान के लोग, मेरे रिश्तेदार वगैरह उस हुकूमत का हिस्सा थे। जब स्पार्टा ने एथेंस को डिफीट कर दिया पेलोपोनेशियन वॉर के बाद और 30 टायरेंट्स की हुकूमत आई, तो उन 30 टायरेंट्स में कई ऐसे टायरेंट्स थे जो कि प्लेटो के रिश्तेदार थे, क्योंकि वो एरिस्टोक्रेट था। उन्होंने भी कहा, प्लेटो यू आर अ यंग स्मार्ट मैन, आजा तू भी हुकूमत में आ जा। तो कहता है शुरू में मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था कि ये नया एथेंस बनेगा, मगर कहता है कि जल्द ही 30 टायरेंट्स की हुकूमत जब इस्टेब्लिश हुई तो कसम खुदा की ही सेट कि जो पिछली हुकूमत थी
they started to make democracy look good, and they started to make that period look like the golden age of Athens. तो tyranny से भी वो बहुत ही ज़्यादा खफा था. Tyranny 30 tyrants की हुकूमत जब खत्म हुई, मैंने आपको बताया, तो एक moderated form of democracy आई. फिर प्लेटो की शायद उम्मीदें कुछ बुलंद हुई हों कि चलो अब जमहूरियत वापस आ गई, कुछ बेहतर होगा. मगर फिर उसके उस्ताद, उसका जो आइडियल था, जिस बंदे को वो समझता था कि इससे ग्रेट आदमी को पैदा ही नहीं हुआ, उसी जमहूरियत ने उस बंदे को जहर का प्याला पिला के एग्जीक्यूट कर दिया. उसके बाद प्लेटो ने कहा कि ये भी बकवास है, टिरनी भी बकवास है और डेमोक्रेसी भी बकवास है, दोनों चीज़ें बकवास है, कोई और चीज़ होनी चाहिए जिसके बारे में मैं सोचूंगा. और उसने वो सोचता रहा, और बहुत अरसे जब सोक्रेटिस की डेथ हुई तो पहले तो वो एथेंस छोड़ के चला गया, शायद वो मिडल ईस्ट गया, इजिप्ट गया, काफ़ी उसने ट्रैवल किया. फिर बाद में एथेंस वापस आया और उसने सबसे पहले एक ग्रीक हीरो अकेडमस के नाम के ऊपर एक इंस्टीट्यूशन, एक इदारा कायम किया जिसका नाम है एकेडमी. और उस इदारे से ही लफ्ज़ निकलता है एकेडमिक्स, उस इदारे से ही लफ्ज़ निकलता है अकेडमी जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, और ये सारे अल्फाज. इमेजिन करें कि आज अगर आप लम्ज़ में बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि दिस इज़ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए आप बेसिकली प्लेटो को एक तरह सलूट कर रहे हैं, खराज तहसीन भेज रहे हैं, क्योंकि यू आर एक्नॉलेजिंग द ग्रेट डेट दैट ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ इन टू प्लेटो विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज. सो उसकी एकेडमी जो है, अंदाज़ा करें आप, कोई छोटी मोटी एकेडमी नहीं थी, तकरीबन 1000 साल चली, 916 ईयर्स वो एकेडमी चलती रही, जब तक कि क्रिश्चियंस नहीं आ गए और फिर उन्होंने कहा कि बंद करो ये बकवास, और उन्होंने बंद करवा दी वो एकेडमी, which obviously is not a good thing. But तकरीबन 1900 साल से ज़ायद, तकरीबन 1000 साल वो एकेडमी चली, which is not a joke, and made a huge contribution to knowledge. उस एकेडमी का मेन स्लोगन क्या था? Let nobody approach who does not know geometry. ये बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी कि ज्योमेट्री, सर इन्हें सारे सब्जेक्ट ने फिलोसफी कह देंगे तुसी, ज्योमेट्री का ਤੁਹਾਨੂੰ की शौक सी. तो ज्योमेट्री का शौक भी बड़ा दिलचस्प तरीके से निकलता है, और वो ये है कि he thought that geometry was one of those pure forms of knowledge that remained unchanged. And for Plato, knowledge was something that was not arbitrary, that was not temporal, that was not relative, that was not subjective, that would not change over time. It was something eternal. It was something changeless. It was something that was forever true and would forever be true. Geometry में उसको एक ऐसी चीज मिलती थी जो axiomatically सच है. 1 + 1 हमेशा 2 ही होगा. Angles of a triangle will always be 180. चेंज नहीं हो सकता, ये तब्दील नहीं हो सकता, जो मर्जी कर लो. तो इस वजह से उसको ज्योमेट्री पसंद थी, because it was axiomatically true. And he felt that philosophy also, knowledge also, the real knowledge had to be axiomatically true. And that is what he was searching. आज क्योंकि हमारी दिलचस्पी उसकी theory of forms में नहीं है, theory of forms पे जो लेक्चर है वो मैंने आपको ऑनलाइन भेज दिया. वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो थोड़ा मेटाफिजिकल ट्रांसेंडेंटल किस्म का, फिलोसॉफिकल किस्म का लेक्चर है, ज़रूर सुनिएगा. प्लेटो इज सच एन इनक्रेडिबल सिस्टम बिल्डर, such a vast system builder in terms of his knowledge, that it is possible to look at Plato from so many different angles and starting from so many different starting points, that it is almost impossible to do him justice in one lecture. जब मैंने ये कहा कि Plato is a system builder, तो इससे मेरी मुराद ये है कि for Plato उसकी जो theory of knowledge है is at the heart of his entire system. वही theory of knowledge उसने अप्लाई करनी है जब सियासत पे, तो उसने किताब लिखनी है द रिपब्लिक. वही थियरी ऑफ नॉलेज उसने बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे जब अप्लाई करनी है प्यार मोहब्बत पे, तो उसने अपनी उस पे पॉइंट ऑफ व्यू देना है. किसी और आर्ट पे, लिटरेचर पे, दुनिया के हर सवाल पे उसने अपनी थियरी ऑफ नॉलेज जो अप्लाई करनी है, और उसमें से एक पूरा बड़ा सिस्टम बनाना है. ये जो बड़े सिस्टम बिल्डर्स होते हैं, यही असल में सबसे बड़े फिलोसोफर्स भी माने जाते हैं, चाहे उनका बड़ा सिस्टम अच्छा हो या बुरा हो. Karl Marx is also considered a big system builder. Immanuel Kant is again considered to be somebody who tries to synthesize all the big ideas of his day. Iqbal tries to do the same, whether successfully or not is a separate question. ठीक है. Aristotle, again an encyclopedic mind. He's not just saying कि भाई मैं आपको सिर्फ पॉलिटिक्स सिखाऊंगा या मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स सिखाऊंगा, बल्कि जो फिलोसोफर्स थे उनके लिए फिलोसफी जो है
वो उनके लिए कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं था। फिलॉसफी वॉज जस्ट द लव ऑफ विजडम विच इंक्लूडेड एवरीथिंग। मैथमेटिक्स भी उसमें शामिल थी, रेटरिक भी उसमें शामिल हो सकती, आर्ट भी, म्यूजिक भी उसमें, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब चीजें शामिल हो सकती। आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप मुझे कहेंगे डॉक्टर तैमूर रहमान, कहेंगे ना? डॉक्टर आप इसलिए मुझे कहेंगे क्योंकि मेरे पास क्या है? पीएचडी। पीएचडी स्टैंड्स फॉर फिरा हुआ दिमाग। नो, पीएचडी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अब आप सोचेंगे सर जी आपने तो पीएचडी की पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस में, मगर जितने पीएचडीज हैं इधर लम्स के अंदर और दुनिया के अंदर, उनकी जो डिग्री है उसका नाम है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। व्हाई? बिकॉज फिलॉसफी एट दैट टाइम वाज द क्वीन ऑफ ऑल नॉलेज। देयर वाज नो बाइफर्केशन इन नॉलेज द वे वी हैव इट टुडे कि अच्छा यार ये फिजिसिस्ट है और वो केमिस्ट है। नो, अ फिलोसोफर वाज समबडी जो फिजिक्स भी देखता है, केमिस्ट्री भी देखता है, मैथ्स भी देखता है। बल्कि मैं आपको दिलचस्प बात ये बताऊं कि ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ये एज सब्जेक्ट्स बजाते खुद इनके नाम रखे गए on the basis of the books that Aristotle wrote on various things that he was interested in. So when he was interested in physics, उसने physics की किताब लिख दी, उन्होंने कहा अच्छा ये physics है, बट ठीक है। That is literally almost that is how it happened. So these philosophers are the ones who classified or the knowledge that we continue to study till today. आज तक जो हमारे मुख्तलिफ subjects हैं, जो classification of knowledge है, is due to the Greek philosophers. इतना बड़ा उनका influence है। So आज, because we are interested mainly in politics and which was deeply connected to ethics, that's what we will look at, and is philosophical or is transcendental theory of forms, etc. We'll briefly touch on that. But if you're more interested in that, which you should be, do listen to my online lectures. So, what is politics first and foremost? According to Plato, politics is the competition for power and resources. So, जहाँ पे लोग जो हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि भाई मुझे इख्तदार मिले, मुझे पावर मिले, मुझे रिसोर्सेज मिले, दैट इज एवरीथिंग दैट वुड बी इंक्लूडेड इन पॉलिटिक्स। और प्लेटो के बारे में मैं ये कहूँगा कि वो पॉलिटिक्स का एक तरह से पॉलिटिक्स के खिलाफ है, इसलिए मैंने टाइटल दिया दी एंटी पॉलिटिक्स ऑफ प्लेटो। प्लेटो जो है वो पॉलिटिक्स को ख़त्म करना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि पॉलिटिक्स को समझा जाए, बल्कि हाउ कैन वी फिनिश इट। सो Alan Ryan writes, Plato abolished politics by philosophical fiat. Only philosophers rule in Plato's ideal republic because only they have the wisdom freely to assent to what reason requires. Philosophers जब आपके politicians का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, rulers बन जाएंगे, तब देखना मसले हल हो जाएंगे। Hint, hint. As for affluence, Plato's ideal society is more Spartan than the historical Sparta. And although Plato scarcely discusses work in republic as distant from laws, the existence of slaves and common laborers is presupposed. So Plato के ideal republic में slavery भी है. Plato के ideal republic में कोई बहुत ज़्यादा, it's not like Marxist communism which is based on, incredible amounts of surplus production. As the myth of the three metals explains, the cosmos is hierarchical and only a few have the golden souls of rulers. So temperamentally, some people are born to rule and others are born to be ruled according to Plato. There is a natural hierarchy according to Plato. And if we follow that natural hierarchy, you'll see that will be the ideal republic. Socrates, जिनकी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है, उनका जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा दिलचस्प है। Socrates को कोई खास, अगरचे he is the father, founder of philosophy, he wasn't too interested in natural sciences. उनको ये चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी कि बारिश क्यों होती है. He thought this is actually something that you can't really even figure out. It's too difficult to figure out, it's not worth it. What is more important for Socrates are ethical questions. How to lead the good life. What is the good life? What is good? What is evil? What is right? What is wrong? What is morality? Should we have it? Should we not have it? So one of the key claims of Socrates is that knowledge is the key to understanding virtue. In fact, it's even stronger than that. Knowledge is virtue. Evil is born out of ignorance. Nobody does evil willingly. The wise, therefore, must rule. And all attempts to put this theory into practice, that is, when Plato tried to put this into practice, he failed. In fact, जब वो Syracuse गया, वहाँ पे एक डिक्टेटर था, एक टायरेंट था, उसने उसको बुलाया कि मुझे पढ़ाओ फिलॉसफी. उसने उसको फिलॉसफी पढ़ाई. थोड़ी देर बाद वो जो बादशाह था वो प्लेटो से नाराज़ हो गया और उसने उसको दफ़ा कर दिया. फिर उसका बेटे ने कहा कि आदिन तुम वापस आ जाओ, मुझे पढ़ाओ. उसने उसको पढ़ाया.
फिर थोड़ी देर बाद वो भी नाराज़ हो गया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसने प्लेटो को स्लेवरी में बेच दिया, एंड प्लेटो हैड टू बाय हिज वे आउट ऑफ बाय हिज वे टू फ्रीडम, और फिर वो जाके बेचारा बाहर निकला और एथेंस वापस पहुंचा। इसलिए ये कहते हैं कि अगर कोई बड़ा डिक्टेटर हो उसको ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश ना करना, अदरवाइज आपका भी वो हाल होगा जो अफलातून का हाल हो। सो डिस्पाइट द फैक्ट कि प्लेटो की तमाम प्रैक्टिकल एफर्ट्स टोटली फ्लॉप थी, फेल थी, मगर आप गौर करें कि फिर भी उसका जो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस है वो कोई कम नहीं हुआ। हजारों सालों से, 2-2,500 साल से उसका इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुई। तो ये भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कामयाब हो या ना हो, दैट इज नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द आइडियाज इन हिस्ट्री। उसकी कई वजूहात हैं और काफी साउंड वजूहात हैं कि जो उसका इन्फ्लुएंस ऑन हिस्ट्री is determined not necessarily by whether it's be implementable or not, but perhaps more importantly by the understanding and the new way of looking at the world that it generates and creates. अब प्लेटो के ज़माने में कुछ ऐसे लोग थे जिनका नाम था सोफिस्ट्स। कभी आपने ये टर्म सुनी, सोफिस्ट्री? यार ये तो सोफिस्ट्री है, कभी सुनी आपने? या सोफीज वर्ल्ड आपने किताब का नाम सुना है? यस, एक्चुअली जस्ट मीन्स विजडम, ठीक है। एंड सोफिस्ट का मतलब है वाइज मैन, जो वाइज होना चाहते हैं। तो फिलोसोफिया का मतलब है, फिलो इन ग्रीक जबान मीन्स लव, एंड सोफी अगेन मीन्स विजडम। सो फिलोसोफर इज बेसिकली लवर ऑफ विजडम। तो सोफिस्ट जो थे उस जमाने के उस्ताद थे, और वो पैसे लेके पढ़ाते थे, जगह जगह जाते थे और कहते थे मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। और वकील भाई बड़ा पसंद करेंगे इस बात को, क्योंकि जो मेन चीज वो पढ़ाते थे वाज अ सब्जेक्ट कॉल्ड रेटरिक। और रेटरिक जो है ना वो बड़ा ही जरूरी था उस पीरियड। आज तो रेटरिक हम कहते हैं यार दिस इज अ रिटोरिकल क्वेश्चन। व्हेन आई से इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन, इट्स लाइक अगर मैं आपसे कहूं कि आज आपने कंघी की थी, नेवर माइंड, इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन, मतलब आई डोंट रियली वांट यू टू आंसर इट, ऐਵੇਂ ही सवाल पूछ रहा हूं मैं जिसका कुछ जवाब है भी नहीं। तो रेटरिक क्या था? वो कहते थे हम रेटरिक पढ़ाएंगे, रेटरिक पे किताबें भी, इट वाज कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव। व्हाई? बिकॉज उस जमाने में वकील तो होते नहीं थे। अगर मेरे पे कोई केस हो जाए या मैंने को केस करना हो किसी पे, और केस तो हर वक्त हो रहे होते थे, बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू कैन गेट जस्टिस, तो आपको खुद खड़े होकर अपने वकील बनना पड़ता था। तो अगर आपको खुद खड़े होकर अपना वकील बनना पड़ता था, तो दैट मेंट कि जिसके पास आर्ट ऑफ रेटरिक था वो फौरन जीत जाता था, जो आके कहता था खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ओ तालियां 500 लोगों में बज गई, लो जी आधी आर्ग्यूमेंट तो उसने वही जीत ली। उसके बाद बेशक वो ये कहा कि वो मज मेरी सी, तो वो जीत जाए। तो रेटरिक वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मगर ऑब्वियसली इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी। सिर्फ अच्छी शायरी करके तो नहीं आप आर्ग्यूमेंट जीत जाते थे, मगर आपको आना चाहिए था कि अपनी आर्ग्यूमेंट कैसे प्रेजेंट करनी है। आज भी जब वकील अपनी वकालत सीखते हैं तो वो यही सीखते हैं कि आर्ग्यूमेंट को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, यही सीखते हैं ना। और वकीलों को बाकायदा पढ़ाया जाता है कि चाहे तुम्हें पता हो कि जो तुम्हारा बंदा है वो झूठा तरीन आदमी है और उसने वाकई मर्डर किया है, मगर तुमने एड़ी का जोर लगा के उसको बचाना है। मैं कुछ झूठ बोल ऐसे ही है ना, डजंट मैटर कि वो कितना को गिल्टी है, तो उसने बड़ी तरीके निकालने हैं कि मिसाल तौर पे ये वाली चीज़ जो है ना ये मेरे क्लाइंट के बड़े खिलाफ है, किसी तरह मैं ये वाली एविडेंस जो है ना निकलवा दूं, किसी तरह वो वाली टेस्टिमनी ना हो, कौन सा बंदा जाएगा। ये सारी आर्ट जो है वो ऑफ कोर्स वो आर्ट है ऑफ प्रेजेंटिंग योर केस इन कोर्ट। तो बहरहाल ये उस जमाने में किस तरह आप सीखते थे, वकील का शोबा नहीं था। द एबिलिटी टू प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट स्ट्रांगली वाज बेसिकली द सब्जेक्ट ऑफ रेटरिक, एंड दैट इज व्हाट द सोफिस्ट टॉट। अच्छा, सोफिस्ट का इसके इर्द गिर्द एक पूरा फिलोसॉफिकल सिस्टम भी बन गया। उस जमाने में एक बड़ा ग्रेट फिलोसोफर था, उसका नाम था प्रोटैगोरस। वो कहता था मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। इसका क्या मतलब है? अच्छा, तो इसका मतलब ये था कि क्योंकि सोफिस्ट जो थे ना वो बहुत सारे मुख्तलिफ सिटीज़ में जाते थे, ट्रैवल भी करते थे, मुख्तलिफ लोगों को मिलते थे, तो दे डेवलप्ड अ रिलेटिवली कॉस्मोपॉलिटन व्यू अबाउट ग्रीस इटसेल्फ। ग्रीस में हर सिटी से दूसरी सिटी में जब आप जाते थे लॉज डिफरेंट। तो क्योंकि उन्होंने हर जगह लॉज को समझ के फिर अपर क्लास के बच्चों को सिखाना होता था कि किस तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ट प्रेजेंट करना है, तो इसलिए दे स्टॉप मेकिंग अ बिग फस अबाउट विच लॉ वाज द बेस्ट लॉ एंड विच लॉ वाज नॉट द बेस्ट लॉ। दे सेड ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कार्ल मार्क्स ठीक था या हेगल ठीक था,
बस मैं तो सब मुख्तलिफ आपको इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा रहा हूँ, टूल्स सिखा रहा हूँ। हम भी ये कहते हैं ना, कभी आपने लम्स के प्रोफेसर्स को कहते हुए सुना, या आई एम जस्ट टीचिंग यू डिफरेंट टूल्स टू लुक एट द वर्ल्ड। दैट्स क्लासिक सोफिस्ट। आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट द ट्रूथ, आई एम जस्ट गिविंग यू टूल्स। ठीक है ना? इट्स नॉट माई जॉब टू फिगर आउट हु इज राइट हु इज रॉन्ग, इट्स जस्ट माई जॉब टू टीच यू व्हाट्स इन द सिलेबस। ठीक है? क्लासिक सोफिज्म। ठीक है? क्लासिक सोफिज्म। तो सोफिस्ट भी ये कहते थे कि भाई आई एम नॉट हियर टू जज क्या ठीक है क्या गलत है, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ हाउ टू, कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है गलत है मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बेस्ट तरह से किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं आप, ताकि आपको जब कल को पब्लिक में डिफेंड करना पड़े अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जीत जाए। दैट इज रेटरिक। ठीक है? सो लिहाजा अराउंड दिस आइडिया डेवलप्ड अ काइंड ऑफ फिलॉसफी जस्ट काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियसली ऑफ सेइंग दैट देयर इजंट नेसेसरली अ राइट और रॉन्ग, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, मेंट के there's no absolute right or wrong, there's no objective morality, there's no objective right or wrong. Basically मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें दुरुस्त या गलत हो सकती। एक सिटी के लिए एक चीज़ दुरुस्त हो सकती है, एक सिटी के लिए बात दुरुस्त हो सकती है कि बच्चा अगर माजूर पैदा हो तो उसको मार दो, दूसरी सिटी के लिए दूसरी बात दुरुस्त हो सकती है। there's no one right or wrong. So this was a kind of relativism. The truth is relative. There may not be a truth, it's subjective. हम भी आजकल we are in a very much, अगर आप ट्विटर वगैरह पे जाएं, we are very much in a kind of sophist phase of history in the sense के आज अगर किसी यंग बंदे से आप पूछें do you believe in the truth, they're like no, this is old stuff, I don't believe in the truth, I believe there are multiple truths. What's true for you is not necessarily true for me, and what's true for me is not necessarily true for you. ये कहते आपने सुना ना? और फिर अगर कोई कहे कि व्हाट इज द ट्रूथ, आप कहते हैं भाई इट्स सब्जेक्टिव बात है। इस तरह की बहुत सारी फिक्रे आप पर इस्तेमाल कहता है कि सबसे पहले तो बड़ी, आपको पता है ना, सोक्रेटिस बड़ा चालाक बंदा था, उससे डिबेट नहीं करनी चाहिए। वो सबसे पहले तो आया कहता था सर मैंने तो कुछ पता नहीं, तुसी मैंने दसो, बस इधर से मामला गड़बड़ हो जाता था। सोक्रेटिस ने पहला सवाल ये पूछा कि अच्छा जी आप सोफिस्ट हैं, आप कहते हैं यू आर अ वाइज मैन, तो हमें बताएं कि आप क्या पढ़ाते हैं, आप पढ़ाते क्या हैं? तो कहते जी हम रेटरिक पढ़ाते हैं। कहते हैं अच्छा जी समझाएं मुझे जरा ये रेटरिक क्या होता है, क्या भला है? तो कहते थे रेटरिक इज द आर्ट ऑफ परसुएशन, हाउ टू परसुएट समबडी डू समथिंग। हम वो कर सकते हैं जो चीज आप डंडे के जोर पे कराते हैं, हम बातों से कन्विंस करके वही काम करवा लेते हैं। ओए 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 कमाल, वो तो बड़े खुश हो रहे थे, कैसी डेफिनेशन की है ना, जबरदस्त। उनको क्या बेचारों को पता था आगे सोक्रेटिस ने क्या करना है। तो वो सोच रहे थे हम बड़ा अपनी तारीफ कर रहे हैं कि भाई हम तो डंडा नहीं चलाते, हम तो दूसरे को वैसे समझा के बात करा लेते हैं, काम करवा लेते हैं। तो क्या इट इज बेसिकली आर्ट ऑफ, तो सोक्रेटिस ने कहा यू आर सेइंग इट इज बेसिकली द आर्ट ऑफ मेकिंग अ बैड थिंग अपीयर गुड। यही हुआ ना कि भाई एक केस है, आपने उसको परसुएट करना है दूसरे को, तो हो सकता है आपका केस बड़ा खराब हो, आप उसको फिर भी ऐसे प्रेजेंट करेंगे वो तो बड़ा फ्लावरी बड़ा अच्छा है। अब वो फंस गए बेचारे। कहता है एम ऑफ फिलॉसफी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। The aim of philosophy is the art of seeing through appearances to discern the hidden reality. तो मैं तो ये सोफिस्ट नहीं हूं कि मैं बुरी चीज को अच्छा दिखाऊं। आपने अपने लफ्ज से कह दिया आर्ट ऑफ परसुएशन, कि अगर मैंने आपको परसुएट करना है कि आप पढ़ाई ज़्यादा करें, मे बी इट्स नॉट गुड फॉर यू, पढ़ाई कम करें, मे बी इट्स नॉट गुड फॉर यू, तो मैं आपको परसुएट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि आई एम नॉट गिविंग यू द फैक्ट्स, आई एम गिविंग यू माई पॉइंट ऑफ व्यू। सोफिस्ट भी यही कह रहे हैं। सो रेटरिक कि उसने धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। उसने कहा दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ फ्लैटरी एंड डिसीट, और डेमोक्रेसी में तो रेटरिक विल ऑलवेज विन, एंड रेटरिक फंडामेंटली क्रिएट्स इनजस्टिस, क्योंकि यू आर मेकिंग द बैड लुक गुड। रेटरिक देयरफॉर वी हैव एस्टैब्लिश्ड क्रिएट्स इनजस्टिस बिकॉज इट कैन मेक बैड थिंग्स लुक गुड। ये भी दुरुस्त है कि समटाइम्स यू आर एडवोकेटिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज गुड, बट नॉट नेसेसरली सो, right? In rhetoric, you're just teaching the art of persuasion, so you're teaching the art of presenting your point of view in a better way. Now, your point of view could be the right one, but it could also be a bad one. So, if it's a bad one, what are you doing? You're just promoting injustice, actually. So now that begs the question, if rhetoric is promoting injustice, then the question is, what is justice? Sophist से अब वो ये पूछना शुरू करता है। Sophist कहते हैं, well, self-interest constitutes success, so we would consider that to be a good thing, etc. तो सोक्रेटिस कहता है भाई सेल्फ इंटरेस्ट तो बंदे को अपने अंदर मार देने वाली बात है। इट इज एन इनर डेथ। अ मैन हु हैज बिहेव्ड बैडली वो शुड विश टू बी पनिश्ड। यू नो, इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, तो आपकी अपने ज़मीर आपको कहेगा कि यार मैंने गलत किया है, मुझे इसका खमियाजा भुगतना चाहिए।
ठीक है, अगर आपका ज़मीर मर जाए तो फिर आप कहें कि आई शुड नॉट बी पनिश्ड फॉर इट। मगर अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो आप कहेंगे यार हाँ यार मैंने गलत किया। एंड मे बी यू डोंट वांट टू एडमिट इट इन पब्लिक दैट यू डिड समथिंग बैड, बट देन मे बी यू फाइंड वेज टू पनिश योरसेल्फ सो दैट यू फील बेटर दैट यू गेट ओवर योर गिल्ट ऑफ डूइंग दैट बैड थिंग, राइट? So we know that this happens all the time with people. A man who has behaved badly or a woman who has behaved badly would wish to be punished. Sophists जो हैं वो अब इस पे हंस पड़ते हैं, वो कहते हैं पागल हो गए। जो लोग मजे कर रहे हैं, जो ऊपर बैठे हैं, जो ऐश व इशरत कर रहे हैं, you think that they're unhappy? The sophists say to Socrates, right? जो टैक्स डिफॉल्टर हैं और लोन डिफॉल्टर हैं, do you think they sit up at night and say, हाय मैं टैक्स खा गया, मैंने अच्छा नहीं किया? Or do they say FBR वाले आए सन साढ़े तो टैक्स लैंड? What do you think they're saying? The sophists say to Socrates. Now Socrates फंस गया, कहता है well you see, Socrates का जवाब यह था the power is a means to an end. मानते हो तुम इस बात को कि if you are powerful you can get what you want, but how do you know that the ends are good for you? Okay, माना कि जो पावरफुल हैं वो अपना काम करवा लेते हैं, निकलवा लेते हैं, मगर how do we know that it's good for them? After all, he says those who pursue selfish interests have no power over themselves. मिसाल तौर पे हमें कई ऐसी एग्जांपल्स मिलती है कि हमने ओवर ईट कर लिया, फिर पेट में दर्द शुरू हो गई, फिर हमें पेट खराब हो गया वगैरह वगैरह, तो हमने अपने आप को इंडल्ज किया, अपनी एपेटाइट को इंडल्ज किया। जब अपनी एपेटाइट को ओवर इंडल्ज किया तो हमने अपना ही नुकसान कर लिया। There are lots of things in the world that you do and you continue doing them because you want to do them and you know they're bad for you and yet you keep doing them. And you can destroy yourself in those things even. Like for example, any form of chemical addiction, any form of drug addiction, or any form of alcohol addiction can destroy your life, can destroy your relationships. So you can always want something that's not necessarily good for you. And if that is the case, if you're always a slave to your appetite, that means you're not in control of yourself. So that's what Socrates is saying. Those are people who have incredible control over their appetites. That's why they achieved what they did. If you don't have control over your appetites, you don't have discipline, you can't achieve it. Sophists ये कहते हैं justice can be whatever one can get away with. आपको कोई चीज चाहिए, if you can do it and get away with it, that's great. तो Socrates फिर ये कहता है the more insatiable our appetites, the greater our dissatisfaction. ये गौतम बुद्धा ने भी ये बात कही थी ना, desire is the enemy of happiness. ये बहुत बड़ी बात है, मैंने दूसरी क्लास में भी बताई है, गौर तलब बात है। जब आपको बहुत चीज़ चाहिए होती है ना और आपको नहीं मिलती, चाहे वो iPhone 14 Max Plus Pro टाइप चीज़ हो, शायद उससे अब आगे भी आगे हो, मुझे नहीं पता, जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा चाहिए हो, चाहे वो चीज़ हो या इंसान हो या आप खुद कोई चीज़ बनना चाहते हैं और वो आप पूरी नहीं हो रही, you are going to make yourself extremely unhappy. तो बुद्धा ने इसीलिए कहा कि डिज़ायर को ख़त्म करोगे ना तो बड़ी सुखी ज़िंदगी गुजारोगे। बट ऑन द अदर हैंड ये मसला भी है that if you don't desire anything, then you don't try for anything. You don't, desire is important to living as well. If you are a slave of your desires, if you are a slave of your appetites, जिस तरह economists कहते हैं, there is scarcity of goods and there are theoretically unlimited wants. तो Socrates कहता है क्या कह रहे हो भाई? अनलिमिटेड वांट्स अगर आप अपनी अलाउ करेंगे अपने आप को टू हैव अनलिमिटेड वांट्स तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। सो इफ यू आर अ स्लेव टू योर एपेटाइट, you have unlimited desire, you're very unhappy. So it's not true that this is what justice could be, this is what the truth could be, this is what the good could be. And there is also a distinction between good and bad pleasures. Only the good person's pleasures are good. Do you accept that? He says to the sophists. And the sophists say, yeah, yes. So Socrates उनको फिर ट्रैप कर देता है, कहता है wise men would be unhappier by being unjust. फिर फंस गए, एक और डेफिनेशन उसने फड़का दी जस्टिस की। Socrates कहता है, let me try to tell you what justice is. Let's try. Now that he has destroyed most of the definitions, कहता है चलो मेरी एक डेफिनेशन ट्राई कर लो। कहता है it might be easier to understand justice from the point of view of looking at society as a whole and then coming to the individual. इतने अरसे में जो हम गप्पे शप्पे लगाते रहे, हम अक्सर इंडिविजुअल से शुरू करके सोसाइटी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि what is the good, what is bad, what is just, what is unjust, do what you like, do what you don't like, whatever, ये हमेशा इंडिविजुअल से शुरू कर रहे हैं सवाल। वो कहते हैं ऊपर से शुरू करते हैं, सोसाइटी से शुरू करते हैं। What would the just society look like? And that's Callipolis. That's the name given to the just society. So sophists कहते हैं
to give every man his due, benefit our friends and harm our enemies would be the principle of a just society. But Socrates says, can it be good to do evil? If I'm doing harm to somebody, you accept that that's evil. He says, yes. So how can it be good to do evil? And he says, what if your friend says to you, और आपको पता है आपका friend suicidal हो रहा है और या किसी को मारने के लिए तैयार हो रहा है और आपने उससे एक तलवार ली हुई है, एक बंदूक ली हुई है और वो कहता है यार वो जो बंदूक मैंने तुझे दी थी यार मुझे वापस कर, यार वो मुझे वापस कर, वो मेरी बंदूक है और तुझे पता है कि उसने इस्तेमाल करनी किसी को जाके मारने के लिए, तो तुम वापस करोगे उसको बंदूक उस वक्त जब वो मेंटली इतना अनस्टेबल नहीं करोगे ना, मगर उसकी वो बंदूक है, तुम्हारी तो नहीं है. So if the principle is that we have to give every man his due, you have to give him that sword but you won't give it. Again principle सोफिस्ट का कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, वो सर खुजल रहे हैं कि अब इसका जवाब कैसे दिया जाए. Socrates कहता है, Plato, taking the voice of Socrates कहता है, doctors heal the sick and craftsmen make things, captains जो हैं वो शिप का ख्याल रखते हैं. तो हर जो स्किल है वो किसी मकसद के लिए होती है. तो ये जो जस्टिस की let's say expertise है, ये किस मकसद के लिए? We know that a wise man can have a wicked son. So we know that it's not genetic, it can't be transferred. We know that you may be wise yourself, but you may not know how to teach it. So that means a wise man may be wise out of habit or something, but he doesn't know, he can't identify it. If he could identify it, he might be able to teach it, but he can't teach it to his son. So that shows you that we can't rely on that framework. So फिर कहते हैं, there is no moral standard. We do what we like. Socrates कहता है, you see they're going back and back, again and again they're going through these various attempts to define what is just and unjust. कहता है Socrates एक गूगली मारता है उनको, कहता है मगर ये तो आपने खुद अल्टरनेटिव मोरालिटी बना दी. एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कोई मोरालिटी नहीं होनी चाहिए, पर साथ ही आप ये कह रहे हैं कि जो दिल चाहता कर लो. भाई ये एक अल्टरनेटिव मोरालिटी कि जो दिल चाहता कर लो वो ही दुरुस्त है. पहले आप कह रहे हैं कोई भी चीज़ दुरुस्त नहीं, कोई भी चीज़ गलत नहीं, पर साथ ही ये कह रहे हैं जो दिल चाहता है वो करो, वो दुरुस्त है. ये भी एक अल्टरनेटिव मोरालिटी है. ऑन द वन हैंड यू सेइंग देयर इज नो मोरालिटी, ऑन द अदर हैंड यू आर इंट्रोड्यूसिंग मोरालिटी. तो यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ. दिस इज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी. फिर वो फंस गए, आप किसका जवाब दें इसका. फिर वो कहते हैं जस्टिस इज वॉट एवर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रांग. अगर रियासत आपको कह दे कि ये काम करना है, ये चीज़ करनी, तो बस वो ही जस्टिस है. Socrates gets him to agree first that subjects are obliged to obey their rulers. आप कहते हैं जी बादशाह सलामत की बात माननी चाहिए, वो कहते हैं हाँ जी माननी चाहिए. रूलर की बात माननी चाहिए, वो स्ट्रांग है उनकी बात माननी चाहिए, कहते हैं हाँ जी माननी चाहिए. Which is to say that they behave justly in doing so. He next gets him to agree that rulers sometimes make mistakes about their interests. भाई जो हुक्मरान हैं वो गलती भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. कहते हैं हाँ जी गलती भी हो सकती है. वो कहते हैं putting the two premises together yields the conclusion that it is sometimes just for subjects to do what is not in the interest of the stronger. अगर हुक्मरान गलती कर सकते हैं तो फिर जस्टिस तो ये है कि उस वक्त हुक्मरान की बात नहीं माननी चाहिए आपको. जिस तरह हिटलर ने जब ये कहा कि यहूदियों को मार दो, तो जस्टिस तो ये थी कि लोग कहते हैं कि नहीं जी सर ये जाती है, हम नहीं मारेंगे, मैस मर्डर नहीं कमिट करेंगे. मगर उन्होंने ओबे किया, स्ट्रॉन्ग को ओबे किया. So putting the two premises together yields the conclusion that it is sometimes just for subjects to do what is not in the interests of the stronger. In other words, it is just not to be just, which is simply incoherent. अगर जस्टिस का पैमाना ये रख लें कि जो तगड़े ने डाडे ने कह दिया वही करना है, तो that would be correct if the dada was always making the right choice, but the dada doesn't always make the right. Dada पता नहीं क्या होता है? Dada means a strong in Punjabi, but whoever is strong doesn't always make the right choice. So should you follow that then? Everybody says no. तो ये भी डेफिनेशन उड़ गई. फाइनली वो कहते हैं जस्टिस इज जस्ट फॉर इडियट्स. ठीक है. When you behave badly on a large scale, जिस तरह अलेक्जेंडर था, तो अगर आप एक बंदे को जाके लूटे हैं तो सारे कहते हैं चोर मारे चढ़े. मगर अगर आप पूरी कौम को जाके लूट लें, पूरी दुनिया को जाके लूट लें, पूरे जग को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जग से मुराद वो वाला जग नहीं, जग से मतलब है दुनिया, मतलब वास्ट लेवल पे आप मैस मर्डर कमिट करके फौजें फड़का के और आप ग्रेट कॉन्करर बन जाते हैं, तो पब्लिक कहती है ओ बड़ा चैंप आदमी था यार अलेक्जेंडर द ग्रेट. हम आज भी अपने बच्चों के नाम अलेक्जेंडर पे रखते हैं. एनीबडी नेम सिकंदर ओवर हियर? जो जीता वही सिकंदर. सिकंदर ऑफ कोर्स इज अलेक्जेंडर. ठीक है ना, आपको नहीं पता था. तो हम तो उसको बड़ा ग्रेट आदमी समझते हैं, वो तो लूटमार ही कर रहा था ना आफ्टर ऑल. तो इफ इनजस्टिस पेज ऑफ, वो कहते हैं इट इज अ वर्च्यू, एंड इफ जस्टिस डज नॉट पे इट इज नॉट. यानी इसमें से फायदा भी निकलना चाहिए ना जस्टिस में से. तो इनजस्टिस में से तो इसका क्या जवाब है? अब इसमें सोक्रेटिस थोड़ा सा फंस जाता है.
Because there is the concept of eudaimonia, which is the concept that justice must not only be good for society as a whole, it must also shown to be good for the individual. Socrates in Athens has to prove that what is just is good for both at the big level and also at the individual level. अब यहाँ पे वो बड़े खुश होते हैं कि ये तो फंस गया, फाइनली सॉक्रेटिस ने फंसा लिया. मगर सॉक्रेटिस के पास भी हमें हर चीज़ का जवाब तो है ही. कहते हैं, but if we all behave badly, society will not function and even the individual will suffer. So यहाँ पे वो फंस गए कि भाई अगर हम सारे यही करें जो आप कह रहे हैं कि भाई लूट मार करें तो फिर तो सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी ना. आप फिर फंस गए. फिर वो कहता है फ्री राइडर प्रॉब्लम आ जाता है उसके सामने कि एक्चुअली मुझे बेनिफिट ये करता है कि सब जो है दे ओबे द लॉ मगर मैं लॉ तोड़ूँ. सब जो है वो क्लास में आके जो है ना क्लास में वो अटेंडेंस में नाम लिखें और मैं जो हूँ ना अपने दोस्त को भेज के नाम लिखवा लूँ. ठीक है, फिर मैं बेनिफिट कर जाऊँगा, मुझे क्लास भी अटेंड नहीं करनी पड़ेगी और ग्रेड भी मैं कर लूँ. अगर सारे ही अपने दोस्त को भेजें तो कोई आएगा ही नहीं, कोई होगा ही नहीं क्लास के अंदर. दोस्त भी नहीं आएगा, वो कहेगा मैं भी किसी दोस्त को भेज रहा हूँ, वो किसी और को भेज रहा होगा, कोई भी नहीं आएगा. शायद एक बंदा आ जाए बेचारा. तो पॉइंट ये है कि दिस इज कॉल्ड द फ्री राइडर प्रॉब्लम ऑफ कोर्स इन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस. So it benefits one person to break the law and not get caught in a city of law-abiding people. You know this in LUMS as well, right? If everybody cheats, by the way, the whole system will collapse. LUMS का जो educational standard है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा. ठीक है, but if an individual cheats and gets away with it, then they get an unfair grade. System को असर नहीं होता. So that is probably the optimal conclusion. But notice that if you implement that, everybody thinks that way, then everybody will cheat. Then soon you'll be at the level of a university which has very low academic standards because everybody's always cheating. Nobody's teaching anything. So this situation obviously can only be controlled by a police. But then that raises a further question, who will police the police? If the police are there to ensure that you do not do anything that is against the law, what is it there to stop the police from doing something against the law and benefiting themselves? This, of course, is a question that cannot be solved and is still being debated. Who will police the police? और Socrates को ये question डाल देते हैं. Socrates के लिए मुश्किल सवाल है ये. He can't answer it so easily. फिर सोफिस्ट ये कहते हैं we are all selfish. ये देखो ये बंदा जो अपनी इमेज देख रहा है, तो ये भी आपने सुना होगा we are all selfish. सोफिस्ट कहते हैं morality is a form of social insurance. Actually we all want what's good for us, but we know कि if all of us are bad, तो हमारी अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी. अगर हर बंदा एक दूसरे के साथ हर वक्त बदतमीज़ी करता रहे, चोरी चकारी करता रहे, तो सारों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी. सो मोरालिटी बिकम्स लाइक अ सोशल इंश्योरेंस. वी डोंट डू एज वी वुड नॉट बी डन बाय. आपको याद होगा कि बाइबल मुकद्दस की भी ये अल्फाज हैं, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू. बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं. मोरालिटी का ये बेसिस बन सकता है. यू कैन इवन टेक इट अवे फ्रॉम रिलीजन एंड जस्ट कीप इट एज अ सेक्युलर मोरालिटी. Right? For the sophists, it is a secular morality. Okay, don't do to somebody else what you wouldn't like for yourself to happen. Right? Simple. So, therefore, for the sophists, morality is artificial and a human invention. It may well be the most important of all inventions because it underpins other great inventions on which our safety and happiness depend. Morality बड़ी ज़रूरी है. हमने खुद बनाई है. Because हम इस society में. Notice how अभी आपने Hobbes नहीं पढ़ा, मगर ये Hobbesian argument है. Totally Hobbesian argument. आगे जाके हम पढ़ेंगे. The institution of politics, government and law survive नहीं कर सकते जब तक कि कोई morality ना हो. अब आप देखें कि हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट से कवर्ड नहीं है, मगर बहुत सारी चीज़ें हैं इस ज़िंदगी के अंदर जो हम करते हैं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि दूसरा रेसिप्रोकेट करेगा. हम पैसे दे देते हैं लोगों को कि जाओ ये काम कराओ वो काम कराओ, वो हो जाता है 99% ऑफ द टाइम हो जाता है. 1% से भी कम टाइम है जब वो नहीं होता, फिर हमें तब चढ़ती है क्यों नहीं किया वगैरह. बिकॉज वी डू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि होगा. रोज़ लम साफ़ होता है, ठीक है, इतने सारे मुख्तलिफ किस्म के जेनेटर्स हैं जो आके लम्स को साफ़ करते हैं. क्या ख्याल है एक इंडिविजुअल जेनेटर चेक होता होगा कितना उसने साफ़ किया? नो, मगर वो साफ़ होता है. ठीक है ना. रोज़ लोग काम करते हैं, जो उनको पैसे देते हैं उसके वो काम करते हैं. घर पे आप देख लें, हर जगह आप देखें कि जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हम कर रहे हैं, ये तो मैं इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, नॉन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट में भी रेसिप्रोसिटी जो है वो एक्सपेक्टेड है. अदरवाइज सोसाइटी तो चल ही नहीं सकती. आपको पता ही नहीं, मैं आपको कहूँ कि यार ये काम करना है, वो करे ही ना, तो आई कॉन्स्टेंटली वुड हैव टू चेक कि वो हुआ है काम कि नहीं हुआ, विच वुड बी इम्पॉसिबल फॉर मी टू देन डू एनीथिंग एल्स इफ आई वाज कॉन्स्टेंटली चेकिंग अप ऑन दैट पर्सन. सो is it a social institution invented by us? Is morality a social institution invented by us for the smooth functioning of society?
The sophists believe yes, and that we are socialized into it. Socrates जवाब देता है कि prosperity means warfare for self defense. ये आप बात मानते हैं कि prosperity पैदा नहीं हो सकती जब तक कि सिटी को डिफेंड ना किया जाए? कहते हैं हाँ. कहते हैं इसके लिए आपको सोल्जर्स चाहिए? कहते हैं हाँ. कहते हैं सोल्जर जो है लाइक अ गुड गार्ड डॉग दैट अटैक्स एनिमीज एंड सेव्स फ्रेंड्स. मानते हैं आप उसको? कहते हैं हाँ. कहता है मगर बट हाउ विल द सोल्जर नो हु इज टू बी प्रोटेक्टेड एंड हु इज टू बी अटैक्ड? उसका कोई क्राइटेरिया होगा ना सोल्जर के पास कि भी अच्छा कौन है, बुरा कौन है, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, ये कैसे फैसला होगा? तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई क्राइटेरिया है जिस तक हम अभी तक पहुंच नहीं रहे. और करें कि Socrates is the master of just making problems for everybody. This is why you can imagine that people used to get very frustrated by him. तो आपका दिल जाता था, आप कहते थे अच्छा यार तू जवाब दे देना फिर. मगर Socrates यही करी जा रहे हैं. एक के बाद दूसरी डेफिनेशन जो जस्टिस की है उसको फड़काई जा रहा है, उसमें होल्स बनाई जा रहा है, एंड दे कांट गेट आउट ऑफ इट. अब वो जवाब देने की कोशिश करेगा. सबसे पहले तो ये कहेगा कि आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ अट्रैक्टिव लाइन. Art is a form of attractive line, and the artists he has in mind, of course, are Homer and Hesiod, etc., because they've written these beautiful, क्या कहना चाहिए उनको, narratives about gods and goddesses and history and mythology, what we call Greek mythology today. उस ज़माने में it was not mythology, it was their religion, and if anybody abused them, तो blasphemy का चार्ज लग जाता था. So उसको वो artist कह के अब उनको अटैक कर रहा है. वो कहता है it's a form of attractive lying. Art is a double misrepresentation, since it paints deceitful pictures of what is already a deceitful picture. दुनिया जो है ना वो आपको reality नहीं बता रही. रियलिटी जो है ना उसके लिए आपको डीपर नॉलेज चाहिए. जो अपीयरेंस है उससे आपको रियलिटी नहीं पता चल रही. अपीयरेंस में अगर मैं एक और जैसे चप्पू उसको मैं पानी में डालता हूँ तो पानी के अंदर वो टेढ़ा हो जाता है. क्या वो वाकई टेढ़ा है? पानी से मैं जब बाहर निकालता हूँ वो सीधे का सीधा होता है. सो अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव. आपने बहुत सारी वो एक्सपेरिमेंट्स की होंगी या देखी होंगी कि फेसबुक पे कोई चीज़ आती है कि इफ़ यू स्टेयर एट दिस लॉन्ग एंड आफ्टर 2 डॉट्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स यू और मूविंग इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, और या एक डॉट आपको बड़ा लगता है, छोटा लगता है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहे होते, वो वहीं खड़े होते हैं. मगर वाकई योर माइंड प्लेज ट्रिक्स ऑन यू एंड यू थिंक दे गोइंग अप एंड डाउन. बाय द वे योर मेमोरी प्लेज ट्रिक्स ऑन यू. थिंग्स दैट यू थिंक यू रिमेंबर, दैट्स नॉट द वे दे हैपेंड. नन ऑफ देम हैपेंड द वे दे हैपेंड. None of them. You think you remember it like yesterday. No, you don't. मिसाल के तौर पे आपकी एक मेमोरी होगी कि हाँ मैं छोटा सा था, मेरी अम्मी मुझे यूँ प्यार कर रही थी, मैंने गेंद यूँ करके फेंका, विकेट पे लगा और मैंने ये कपड़े पहने हुए थे और मैं मैच जीत गया और ये वो. और आपको इस तरह से वो चीज़ याद होगी. और शायद दूसरी असल कहानी ये हो कि आपके बड़े भाई ने वैसी विकेट पुट दी हो और मेरा छोटा भाई रोना शुरू हो जाता है एवरी टाइम यू नो आई हिट हिम फॉर अ 6, तो चलो लेट हिम विन और समथिंग लाइक दैट. सो प्लेटो सेज कि ये आर्टिस्ट जो है ना, पहले ही आपको जो रियलिटी आपको दिख रही है, ये पहली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ी अजीबोगरीब है. एक वजह why Plato thinks that reality is very deceptive is not just because perception, but also because everything in reality is always coming into being and passing away. Nothing is infinite in reality. Everything, you know, everything that I look at perishes. Life itself is always perishing. Except for the stars, everything else seems to be something that has a life of cycle of its own. Whether it's an animal or a plant or anything organic, of course, has a life cycle. But things inorganic also have life cycles, and they knew that. So if something is so perishable, it's so destructive. So he says that this world is deceitful. हमारे अपने हिंदू फिलॉसफी भी ये कहती है कि सब माया है, और इस्लामिक मिस्टिसिज्म भी ये कहता है कि दिस इज ऑल एन इल्यूजन. यू नो, एक नुक्ते विच गल मुकदी है, बाकी तो सब एवं ही बस ड्रामेबाजी है. ठीक है ना? सो फॉर दैट रीजन रियलिटी इटसेल्फ इज डिसेप्टिव, एंड आर्ट ऑफ कोर्स इज अ डबल डिसेप्शन, बिकॉज you know, it's not really reality. Art is not reality. It's depicting reality, but it's not depicting reality exactly as reality is, because that can't happen. So art is a double deceit. आगे चलते हैं. So क्या हुआ फिर? So Plato कहता है ये आर्टिस्ट इनको बाहर निकालो, शहर से बाहर निकाल दो, पिंडों बाहर काट दो इन्होंने. वो कहता है या तो फिर ये हमारी बात माने, वो चीज़ पढ़ाएं जो कि वाकई सच हो, या फिर इनको बाहर निकाल दें. So that means he recognizes the power of art. He himself is a master craftsman of the words, a wordsmith, in other words. But he has this feeling that the artists are really a problem. Instead, what he wants, the people he wants in control, he calls guardians. Not the guardians of the galaxy, but other guardians. Although the phrase kind of matches, etc.
वो कहता है इनको हमें एजुकेट करना पड़ेगा, इनको सही फलसफा पढ़ाना पड़ेगा, इनको पीएचडी करानी पड़ेगी, 36 साल इनको पहले पढ़ाएंगे हम। क्या पढ़ाएंगे? जब ये छोटे बच्चे होंगे तो उनको म्यूज़िक पढ़ाएंगे, म्यूज़िक में शामिल ड्रामा भी है, इसमें शामिल शायरी भी है, उनको डांस भी पढ़ाएंगे, उनको सेलिब्रिटी रिचुअल्स पढ़ाएंगे, वो ड्रामे प्लेस वगैरह करेंगे, राइटिंग करेंगे, सारी वो मज़ेदार चीज़ें करेंगे जो बच्चे करते हैं। उसके बाद उनको हम जिम्नेजियम ले जाएंगे, उनको हम स्पोर्ट्स कराएंगे, उनको हम बॉडी बिल्डिंग सिखाएंगे, उनसे हम घोड़ा सवारी वगैरह वगैरह सारी स्पोर्ट्स भी उनको सिखाएंगे। उसके बाद जब वो और बड़े हो जाते हैं तो उनको हम फ़लसफ़ा सिखाएंगे, उनको ख़ास तौर पे हम थियरी ऑफ फॉर्म सिखाएंगे, जो प्लेटो की अपनी थियरी है, कि फिर मेरे शागिर्द बन जाएंगे। तो उस वक्त तो उसकी एकेडमी भी थी, बन चुकी थी। सो इस तरह करके हम उनको 36 ईयर्स तक पढ़ाते रहेंगे, फिर जाके वो मास्टर बनेंगे। जब वो मास्टर बनेंगे फिर देन दे कैन बी द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो यही वो कहते हैं। ये जो स्पार्टन किस्म का कम्युनिज्म है, प्लेटो थॉट दैट द गार्डियंस शुड लिव एज कम्युनिस्ट्स। बाकी सोसाइटी कम्युनिस्ट नहीं है, मगर सिर्फ गार्डियंस जो है ना, वो एक स्पार्टन कम्युनिज्म है। मार्क्स वाला कम्युनिज्म नहीं है, मौज वाला। ये स्पार्टन कम्युनिज्म। स्पार्टन से मतलब है गार्डियंस कुड हैव नो प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी उनकी। ये तो ऑब्वियस है बात। मगर उनकी कोई फैमिली भी नहीं होगी, शादी भी नहीं करनी उन्होंने, और उनकी कोई ज़मीन नहीं होगी, ना जन ना जर ना ज़मीन, जिन 3 चीज़ों की वजह से कहते हैं ना लड़ाइयाँ होती हैं। और अगर उनके बच्चे हो गए, उन्होंने चलाकी से कोई अफेयर कर लिया, अव्वल तो अफेयर उफूर करे ही ना, मगर उन्होंने अफेयर कर भी लिया तो उनके बच्चे जो हैं वो हम ले लेंगे, और वो रियासत उनको खुद बाप, वो अपने घर में नहीं रहेंगे, वो रियासत उनको अलहदा पालेगी पोसेगी, वो उनके बच्चे नहीं रहेंगे, वो रियासत के बच्चे बन जाएंगे, यानी कि बच्चे भी नेशनलाइज हो जाएंगे। अच्छा, औरतें इसमें एक्सक्लूडेड नहीं है बाय द वे। वो बड़ा फेमिनिस्ट था अपने ज़माने के हवाले से। वो कहता था बीबियों का भी हमने यही अशर नशर करना वो भी जिम्नेजियम जाएंगी, वो भी म्यूज़िक सीखेंगी, वो भी हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, सब चीज़ें सीखेंगी, वो भी फिलोसोफर बनेंगी, वो भी गार्डियन बन सकती हैं। डजंट मीन कि औरतें को पीछे हैं, उनके पास भी पावर ऑफ रीज़न है जिस तरह मर्दों के पास है। अगर सवाल ये पैदा होता है, ये बाद में एरिस्टोटल भी क्वेश्चन लेता है कि यार ऐसी ज़िंदगी में कौन खुश रह सकता है भाई? ना फैमिली है, ना कोई इंजॉयमेंट है, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई ज़मीन है, ना कोई घर है, ना कोई बच्चे हैं। मैं तो मर जाऊँ अगर मेरे पास ज़ारा ज़ोई ना हो, ठीक है ना, मैं तो जिंदा नहीं रह सकूँगा। सो कैन सच अनहैप्पी रूलर्स क्रिएट अ हैप्पी सोसाइटी? साउंड्स इम्पॉसिबल। तो प्लेटो जवाब देता है, नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। गार्डियंस ओनली वांट विजडम। उनको ज़मीन जमून क्या, ये फैमिली बच्चे बुच्चे, उनको इन चीज़ से परवाही कोई नहीं। बाय द वे, प्लेटो हिमसेल्फ वाज नॉट मैरिड, डिडंट सीम टू बी इंटरेस्टेड इन women either. Some people think that was because maybe he batted for the other side. No evidence for that. There's no evidence for that. Could be, I don't know. But he didn't seem interested in, building a family and fortune. He himself personally was like that, no doubt. And very Spartan and only interested in wisdom and so on. It is because by temperament they have no ambition that they are the best rulers. In other words, समाज खराब तब होता है जब रूलर के ज़ाती एम्बिशंस होते हैं। यार गौर करो कि ये आइडिया कितना प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में। हाँ, मैं एक और पॉइंट बता रहा था आपको कि देखो ना, जिस तरह अगर आपने कश्ती चलानी है, हम लेट्स से वी आर ऑल ऑन अ बोट टुगेदर, वी आर ऑन अ शिप टुगेदर, ठीक है। वुड यू वांट कि वहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, या वुड यू वांट कि जो सबसे कॉम्पिटेंट सेलर है वो कैप्टन हो, या हमने फुटबॉल मैच खेलना है, या हमने क्रिकेट मैच खेलना है, या फ़र्ज़ करें आपकी सर्जरी होनी है, ठीक है, आपके पेट में बड़ी दर्द हो रही है, आप अस्पताल जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे 20 लोग खड़े हैं और वो कहते हैं मेरा ख्याल है इसका कोलन निकाल दें। दूसरा कहता है नहीं, मेरा ख्याल है कोलन का मसला नहीं, पैनक्रियास निकाल दे। तीसरा बंदा कहता है मेरा ख्याल है टिड निकाल दे, मेरा ख्याल है अंतड़ियाँ निकाल दे, छोटी वाली निकाले। अगला कहता है लेट्स टेक अ वोट ऑन इट और फिर सारे वोट करते हैं कि कौन सी अंतड़ी निकालनी है, कितनी निकालनी है। वुड यू लाइक दैट? नो, यू वुड नॉट लाइक दैट। So why then, in the case of the most important decisions for a society, जो decisions में सारी decisions का फैसला करना है, जो सबसे टॉप बंदा है, उस केस में आप कहते हैं सारे वोट करके फैसला करें, जो मर्जी करना करो? Doesn't make any sense. You have to have the most competent people in the job. That's the key, says Plato. ठीक है? So, and who are the most competent people? Not the ones who can bat the best, not the ones who are the best bowlers, ठीक है? Not the ones who are the best singers, Abrarul Haq, not the ones who are good philanthropists. That's great if they're good philanthropists, but are they the best for this job? Who are the best people for this job? Are they the best? The doctors are the best? Not necessarily, they're good doctors. Who's the best? Yes! Thank you.
I'm joking. Who's the best? The philosopher. The philosopher is the best. Plato's philosopher king. So philosophers are the best for the job because they are not just looking at the immediate situation or the appearance of things. They're going deeper into what is happening in society. Now for this to come about, you need a noble lie. पहले गौर करें कि आर्टिस्ट को उसने रगड़ दिया कि आप झूठ बोलते हैं. अब वो कह रहा है मगर हमें एक झूठ चाहिए सोसाइटी को इकट्ठे रखने के लिए. और वो ये है कि लोगों को इस बात पे भी समझाना पड़ेगा, और ये बात हकीकत भी है कि लोगों की जो सोल है, टेम्परामेंट है, इट्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स. It doesn't actually mean, or maybe it does, but think of it in this way. This is the noble lie. Okay? You are made of a different temperament. Each one of you is different. Some of you are like तांबा. आपकी जो रूह है ना वो तांबे की बनी हुई है, और आपके लिए बेस्ट ये है कि आप काम भी करें. आपको कोई एम्बिशन उम्बिशन की ज़रूरत नहीं है. आप टेम्परेंस करें, यानी कि आप खाएं पिएं मौज करें. बहुत ज़्यादा ना खाएं क्योंकि फिर ज़्यादा मोटे हो जाएंगे. खाएं पिएं मौज करें, काम करें, आम जिंदगी गुजारें वर्कर्स की. दूसरे वो लोग हैं जिनकी रूह बनी हुई है चांदी से, सिल्वर से, और ये वो हैं जो बड़े बहादुर होते हैं. आई कैन फाइट. और इनको क्या बनना चाहिए? सोल्जर्स. ठीक है जी. स्पोर्ट्स में ये बड़े अच्छे होंगे वगैरह वगैरह, जॉक्स टाइप जिसको कहते हैं ना. एक होगी अवामुन नास, एक होगी सोल्जर्स. और तीसरे वो लोग हैं जो हैं नर्ड्स, पढ़ते रहते हैं वार वगैरह ना, उनको खास और चीज़ का शौक है. तो ही वांट्स, उनकी जो रूह है हाय तो सोने की बनी हुई है. And they are the people who can understand reason, they can understand justice, and they are the people who ought to rule. So you have to distinguish कि आप में से कौन लोग हैं जो तांबे के बने हुए हैं, कौन पीतल के बने हुए हैं, कौन सोने के बने हुए हैं और कौन चांदी के बने हुए हैं. So what he's trying to say, if I put it in kind of different terms, is that each one of us has a certain natural temperament. Everybody has a slightly different temperament. Okay? And it's natural. It comes into you naturally. Some people just love to sing or do art. Other people love to read. Other people may love to play sports. Those are the three. जो readers थे वो ये है, जो sports हैं वो ये है, जिनको खाने का शौक है वो ये है. What you want to be is different, but what you actually are, you reveal yourself. जब हम वो काम करने की कोशिश करते हैं जो हमारी नेचुरल टेम्परामेंट का नहीं है, तो फिर हम अपने आप को भी नाखुश करते हैं, ना वो काम अच्छा कर सकते हैं, और ख़ुद भी हम बड़े अनहैप्पी होते हैं. जब आप वो काम करते हैं जो हमारी नेचुरल टेम्परामेंट से मैच करता है, हमारे नेचर से मैच करता है, हम खुद भी खुश होते हैं और हम इफेक्टिवली ज़्यादा काम भी कर सकते हैं. So now, in a Calipolis, which is basically an ideal society, justice is the overarching virtue that governs the whole. And justice means that each person does what suits their temperament best. When all are in their proper place in each person and each class does its proper job and no other, there is justice. जस्टिस तब है जब आप अपनी फितरत को समझें और वो काम करें, वो जिम्मेदारी उठाएं सोसाइटी में जो आपकी फितरत के साथ मुंसलिक जुड़ी हुई है, उसके साथ मुताबिकत रखती है. Politics is created only when social roles and temperaments are at odds with each other. पॉलिटिक्स पैदा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा इसलिए होता है, कंपटीशन ये वो ये सारा कुछ पैदा इसलिए होता है, और अनहैप्पीनेस और वो फिर लड़ाई झगड़ा फसाद ये सारा फितना पैदा ही इसलिए होता है बिकॉज आप लोग वो काम कर रहे हैं जो आपकी फितरत में ही नहीं है. दिस इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सेल्फ. आपको खुद नहीं पता, जिस तरह आप पूछ रही थी कि आपको खुद नहीं पता कि आपकी फितरत क्या है. यू डोंट नो योर सेल्फ रियली. एंड एज अ सोसाइटी आपको नहीं पता कि व्हाट इज द किसको क्या काम करना चाहिए सोसाइटी में. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. डू योर टास्क, डू योर रोल, व्हाट यू आर बेस्ट एट, and then society will grow. This is really the problem. Plato's cycle of history. वो ये कहता है कि एक आइडियल अगर रिपब्लिक है, एक एरिस्टोक्रेसी है जहाँ पे काम ठीक चल रहा है, तो what happens is that in a republic, in a good, Calipolis, the ruling class will admire one thing, which is wisdom. Knowledge और अकल और फहम और इन चीज़ों को, मंतक, इन चीज़ों को हुक्मरान तरजीह देंगे. मगर फिर वक्त एक ऐसा आता है when honor supersedes wisdom, bravery and fighting and courage, these things become more important, and then a republic degenerates into a timocracy.
सो इन दिस बेसिकली द सोल्जर्स कम टू रूल. और फिर यही सोल्जर्स जब और मज़ीद डिजेनरेट और करप्ट हो जाते हैं तो बड़े अमीर हो जाते हैं. सोल्जर्स होते ताकतवर हैं वगैरह, जब वो अमीर हो जाते हैं और उनके लिए ऑनर भी इम्पॉर्टेंट नहीं रहता, उनके लिए अब क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है? वेल्थ. देखिए, इस सोसाइटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विजडम, नॉलेज. इस सोसाइटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑनर. ये एक स्टेप डाउन है. इस सोसाइटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ. अब ये ओलिगार्की बन जाती है. ओलिगार्की जब बन जाती है, अमीर बहुत अमीर हो जाता है, गरीब रह जाता है, तो गरीब जो है फिर वो अमीर के खिलाफ लड़ता है, जिसके नतीजे में वो कहता है डेमोक्रेसी पैदा होती है. और दिस इज़ द रूल ऑफ प्योर लाइसेंस, एवरीवन डज व्हाट ही प्लीजेस. स्लेव्स जो है वो बदतमीज़ हो जाते हैं वगैरह वगैरह. ही डजंट लाइक इट. मगर गरीब जो है वो ऊपर आ जाते हैं और उसकी वजह से एवरीबडी थिंक्स कि भाई हम खुद रूल करेंगे, उससे केओस पैदा हो जाता है. और इनफैक्ट डेमोक्रेसी की वजह से ही सेज जो रूलिंग क्लास है, जो ओलिगार्क्स हैं, वो खिलाफ हो जाते हैं, वो भी अपोज करते हैं, तो वो फिर टिरनी नाफिज कर देते हैं, एक डिक्टेटरशिप नाफिज कर देते हैं. और द टायरेंट इज हार्श एंड हेटेड, ही इज एन एनिमी टू ऑल एंड द वर्ल्ड इज एन एनिमी टू हिम. वो सबका दुश्मन है, सब उसको अपना दुश्मन मानते हैं, तो टिरनी बड़ी ख़राब होती है. मगर फिर ये साइकिल दोबारा रिपीट होता है और लोग कहते हैं नहीं, हमें कोई वाइज रूलर्स चाहिए सारे मसले को हल करने के लिए. तो इस तरह आप देखें कि ये साइकिल डेमोक्रेसी, टिरनी, एरिस्टोक्रेसी का चलता रहता, घूमता रहता है. सो दैट फॉर प्लेटो इज काइंड ऑफ द साइकिल ऑफ हिस्ट्री. प्लेटो वैसे तो जो फिलोसोफर्स थे उनके बारे में यही मशहूर था कि ये तो एथियस्ट किस्म के लोग हैं. But Plato, in his work, including the Timaeus and other works as well, talks about the afterlife. He concludes that in the afterlife, the transcendental realm of eternal forms, where life began. So, जिंदगी शुरू ही प्लेटो कहता है इस तरह हुई कि our souls were in this realm, जो transcendental realm है. Transcendental से मतलब ये है कि वो मादे की बनी हुई नहीं है, वो दुनिया जो है वो ख्यालात की बनी हुई है. ये नहीं कि वो ख्याली दुनिया है, मगर वो तसव्वुरात की दुनिया है. मतलब उस दुनिया के अंदर तसव्वुर है, सिर्फ आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ की दुनिया है. वहीं पे हमारी कहीं पे सोल भी बसती थी और वहाँ से उसकी एक वायलेंट किस्म की बर्थ हुई इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड. बल्कि हर चीज़ की बर्थ हुई इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड. जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई टेबल है, इसकी एक आइडियल शक्ल है टेबल की, जो कि एक नॉन मटीरियल आइडियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर मौजूद है. अब उस आइडियलिस्टिक वर्ल्ड ने अपने आप को पर्सोनिफाई किया इनटू द मटीरियल वर्ल्ड, उसकी बुनियाद पे बनी है. इसीलिए जब मैं इस टेबल को देखता हूँ तो मेरी सोल भी उस आइडियल रेल्म से है, ये टेबल का कॉन्सेप्ट भी उस आइडियल रेल्म में है. तो माई सोल रिकग्नाइजेज द आइडियल फॉर्म ऑफ दिस टेबल एंड देयरफॉर Socrates and Plato upheld that knowledge is basically nothing other than recollection of that which we have forgotten. ठीक है. मगर as far as political philosophy is concerned, तो वो कहता है this is where the ultimate payoff for the just and unjust life is received. यहाँ जज़ा सज़ा जो है सब बराबर होगा, कि जिसने अच्छा काम किया उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जिसने बुरा काम किया उसको उसकी सज़ा मिलेगी. इमैनुअल कांट ने ये लिखा हुआ था, मैंने कहा वैसे आपको पढ़ के सुना दूँ. कहता है वी हैंकर फॉर एन आफ्टर लाइफ प्रिसाइसली बिकॉज वर्च्यू एंड हैप्पीनेस आर सो पोरली कोरिलेटेड इन दिस लाइफ. कि हमें इसीलिए तलब है, इतनी सख्त किस्म की तलब है कि ऐसी ज़िंदगी या एक ऐसे तसव्वुर की जिसमें, क्योंकि इस ज़िंदगी के अंदर अच्छे काम करना और अच्छी ज़िंदगी पाना एक दूसरे से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है. इसीलिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसा वक्त हो कि जहाँ पे जो अच्छे लोग हैं उनको उनका सिला मिले. और मगर फॉर प्लेटो द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट इन दिस वे द कॉस्मिक बैलेंस इज़ रिस्टोर्ड. सो इन दिस वे एवरीथिंग, नेचर इन अदर वर्ड्स restores what nature considers to be its system of justice. To understand, उसी तरह की उन्होंने उस गॉड की पर्सनैलिटी बनाई, डेटी की गॉडेस की पर्सनैलिटी बनाई. समझ रहे हैं कि फायर की एक किस्म की पर्सनैलिटी होगी, वाटर की एक और किस्म की पर्सनैलिटी होगी, एयर की एक और किस्म की पर्सनैलिटी होगी, द गॉड ऑफ फर्टिलिटी एंड एग्रीकल्चर की एक और किस्म की पर्सनैलिटी होगी, एंड सो ऑन. तो 12 जब प्लेटो ने ये सब पढ़ा और सोक्रेटिस ने ये सब पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो सारा गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता. बिकॉज द गॉड्स कैन ओनली बी वर्चुअस, बिकॉज गॉड रियली इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ वर्च्यू. अब आप गौर करें, द गॉड्स हैव टू बी जस्ट, दे हैव टू बी वाइज. गॉड इज विजडम इन अ सर्टेन सेंस. सो अब आप गौर करें कि जो एब्राहमिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन है उसका कितना क्लोज मैच है विद द प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन.
that the reason why Socrates and Plato and others rejected the ancient Greek religion is because in the ancient Greek religion, the gods are not all-knowing, they are not all-wise, they are not just, they are not necessarily just. They are capricious, they are very human, they are emotional, they can get angry, sad, happy, whatever, all of these things. So now Plato and Aristotle say, no, that can't be what God means. That can't be the correct conception of God. To begin with, it was Socrates. और इसी वजह से उसको सजाए मौत भी दी गई कि आप हमारे you're committing blasphemy. You see? So for the philosophers then, the concept is very different. Finally, Plato के बारे में अगर objection कोई raise करता है, how can we live together in spite of not being of one mind about so many important matters? So Plato dismisses that and says, let us always be of only one mind about all the important questions. That is the only way in which we can solve the problems of the world. And of course, to be of one mind on all the important questions means कि आपको knowledge हासिल करनी होगी, आपको wisdom हासिल करना होगा, और खास तौर पे आपको Plato को पढ़ना होगा. So now, that brings my presentation to a close. That is essentially the message of Plato. But before I end, I want to say, now there are lots of ideas Plato की writings में बहुत सारे ऐसे तस्वुरात और ख्यालात हैं जिनके बारे में जिसने आप कह रही थी कि ये तो implement ही नहीं हो सकते. बहुत सारे Plato के ऐसे ideas हैं which will sound to you and to me as being totally unimplementable. कुछ ऐसे भी आइडियाज़ हैं जिनके बारे में आप शायद उनको पढ़ के आप हंसे, कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स भी हैं. मगर मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी ऐसी शख्सियत की तलाश करें दुनिया की तारीख में जिसने इल्म के हसूल को, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को, विजडम को एलिवेट किया हो टू द वेरी पिनिकल ऑफ द पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जिसने ये कहा हो कि इंसान की जिंदगी का मकसद इल्म हासिल करने के अलावा और कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिसको इल्म है उसी को हक और सच और गलत और सही की तफरीक है. जिसको इल्म है उसी को पता है कि उसकी फितरत क्या है, समाज की फितरत क्या है, इंसान की फितरत क्या है, कुदरत की फितरत क्या है, कुदरत के अंदर जो पोशीदा कवानीन है वो क्या है, और इंसान की जिंदगी का जो अल्टीमेट एम है, जो गोल है, जो मकसद है, वो है ये, says Plato, to acquire wisdom, to acquire that knowledge. So all things aside with respect to Plato that we can freely disagree with, the one thing that I love about Plato is that I have not read anybody of this scale and magnitude who has presented as great a love as Plato has for wisdom. He truly thought that this is the future and destiny of mankind. And for that reason, I think कि प्लेटो का नाम हमेशा इंसानी तारीख में अपनी तमाम तर गलतियों के बावजूद अमर रहेगा, कायम रहेगा. लोग उसको इस हवाले से याद रखेंगे कि उसने हमें वो रास्ता दिखाया, that the acquisition of knowledge tells you what is right from wrong. It tells you how to fix problems. It tells you who you really are individually, collectively, as a species, and as a part of this incredible, wonderful universe. Thank you. That's it for today.